सेजल इतने बड़े घर में अकेली उदास बैठी होती है। शाम के समय उसके भैया विक्रम और भाभी नीता घर आ जाते हैं। सेजल अपने भैया भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले लगाती है। भैया भाभी आप आ गए। आपको पता है मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आज मैंने आप दोनों के लिए अपने हाथों से केक बनाया है। आप दोनों खाओगे ना? ये क्या है सेजल, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम एक बहुत ही रईस भाई की बहन हो। ये क्या गरीबों वाले शौक है तुम्हारे? तुम क्यों हर जगह हमारे इंसल्ट करवाती रहती हो? माफ करना भाभी, लेकिन मैं आपकी बात को समझी नहीं। क्या किया मैंने? भाभी जो आप इतना सुना रही हो मुझे, भैया क्या हुआ? कुछ तो बताओ। तुम झोपड़पट्टी में करने क्या गई थी? तुम्हें कितनी बार मना किया है उस झोपड़पट्टी में मत जाया करो। अरे हमारे जैसे बड़े लोग वहाँ नहीं जाते हैं। और तुम हो कि तुम मेरी बात मानती नहीं हो। क्या फालतू के शौक पाल रखे तुमने? भैया वहाँ मेरी सहेली रहती है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, बस इसीलिए मैं अपनी सहेली के घर गई थी उसका हाल चाल पूछने। गरीबों का हाल चाल हमेशा ही बुरा होता है और उन गरीबों के साथ रहकर तुम भी उनकी तरह ही बन जाओगी। इसलिए समझा रही हूँ, उन लोगों से दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सेजल को अपने ही घर में काफी बुरा फील होता है क्योंकि सेजल के जज्बातों को समझने वाला घर में कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद सेजल अपने कॉलेज से घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में बेहोश सेजल को अनिल नाम का लड़का मिलता है। ये क्या? ये तो सड़क पर बेहोश हालत में है, आसपास कोई है भी नहीं। मैं इसे अकेले इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। सेजल बिना कुछ सोचे समझे अनिल को अपने घर लेकर जाती है और उसकी पट्टी भी करती है। अगली सुबह जब अनिल को होश आता है और वो अपने सिरहाने सेजल को देखता है तो कहता है, आप कौन? मैं यहाँ कैसे आया? तो आप सड़क पर बेहोश हालत में थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको घर ले आई। अब आप ठीक तो हो ना? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। वो 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए कमजोरी है और उसी वजह से मुझे चक्कर आ गया। क्या तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया? अरे कोई बिना खाना खाए कैसे रह सकता है? तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हर किसी को अपना ध्यान रखना चाहिए। सेजल एक प्लेट में खाना लाते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ भैया भाभी काम की वजह से दूसरे शहर गए हैं और 3-4 दिन में आएंगे। अगर वो अभी आ जाते तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते। सेजल खाना अनिल को दे देती है। एक साथ इतना सारा खाना देखकर अनिल खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। अरे अरे अरे, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, आराम से खाओ। वो क्या है ना, इतना सारा खाना एक बार में देखा तो कंट्रोल नहीं हो रहा। और क्या है ना, 2 दिन से भूखा भी हूँ तो खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुकना भी मत, खाना बहुत रखा है। तुम्हें जितनी भूख लगे तुम उतना खा सकते हो और आराम से खा सकते हो। और वैसे भी तुम यहाँ हो तो मुझे भी अच्छा लगा है। क्यों? इतना बड़ा घर तो है, यहाँ इतना कुछ खाने को है, फिर भी रहने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बड़ा घर, अच्छा खाना सब है, लेकिन किसी से बात करने के लिए कोई यहाँ है नहीं। अब इंसान अकेला होगा तो वो किसी इंसान को ही तलाशेगा ना बात करने के लिए। अनिल को सेजल की बातों में बहुत ज्यादा दुख दिखता है, इसलिए अब वो रोज कहीं ना कहीं सेजल से मिलने लगा था। वक्त गुजरता जाता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सेजल अनिल को एक मंदिर में मिलने को बुलाती है। अनिल, मैं मंदिर में खड़ी हूँ और भगवान जी के आगे मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। अनिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं कब तुम मेरी जिंदगी में इतने खास बन गए कि कुछ पता ही नहीं चला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच का जो अंतर है वो शायद मैं 7 जन्मों तक खत्म नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वो खुशियाँ कैसे दूंगा जिसके तुम लायक हो। मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझे एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी रखोगे तो भी मैं बहुत खुश रहूंगी, लेकिन तुमसे दूर मैं बड़े महल में भी खुश नहीं रह सकती। सेजल और अनिल दोनों उसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सेजल अनिल के साथ अपने भैया से मिलने जाती है। उन दोनों को शादी के जोड़ी में देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है सेजल? भैया ये अनिल है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। क्या तुमने शादी भी कर ली और हम दोनों को बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे जब तुमने सब कुछ अपने मन की कर ही ली है तो अब यहाँ किस ले आई हो? हम यहाँ बस आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं और कुछ नहीं। आप सेजल के भैया भाभी हो। चुप, एकदम चुप। तू कुछ नहीं बोलेगा? तूने मेरी मासूम बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया
तभी मेरी बहन ने तुझसे शादी की है। सेजल देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरी गलती माफ कर दूंगा। तू तू वापस आ जा, तोड़ दे से रिश्ता। भैया, मैं यहाँ आपके माफी के लिए नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद के लिए आई हूँ और आपको अनिल से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अगर तुझे सब कुछ अपने मन का ही करना है ना तो ठीक है, तो अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा सकती है यहाँ से अपने इस पति के साथ झोपड़पट्टी में। और हाँ, आज के बाद ये घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं, कभी भी मुंह उठा के वापस मत आइयो। भैया, मैं तो यहाँ आपके आशीर्वाद के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। आप रखो अपनी ये प्रॉपर्टी। सेजल अनिल को लेकर वहाँ से चली जाती है और अब दोनों अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम गुस्से में घर आता है और नीता से कहता है, पिताजी 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 हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ आपको? कुछ हुआ है क्या? आप तो वकील के पास गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ या नहीं? कहाँ कुछ काम हुआ? तुम्हें पता है, जिस बिजनेस के लिए ना हमने इतनी मेहनत की वो हमारे नाम है ही नहीं। क्या हमारे नाम नहीं है? अरे अगर वो हमारे नाम नहीं है तो किसके नाम है? और पिताजी के आप ही एक लौते लड़के हो, तो इस हिसाब से तो आपको ही सब कुछ मिलना चाहिए ना। मिलना तो चाहिए था, लेकिन पिताजी के वसीयत के हिसाब से ये सब कुछ मेरी बहन सेजल के नाम पर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करोड़ों का कारोबार है हमारा, हम ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते। हमें तुम्हारी उस गरीब बहन के ससुराल जाना ही पड़ेगा। हमें जरूरत पड़ी है तो हर हद पार करनी ही पड़ेगी। नीता और विक्रम दोनों ही अगले दिन सेजल के ससुराल जाते हैं, जहाँ सेजल कपड़े धो रही होती है। अपने भैया भाभी को देखकर सेजल काफी खुश हो जाती है। भैया भाभी, आप यहाँ? मुझे पता था आप लोग मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। आपको भी मेरी याद आती है ना? आपको पता भी है मैं आपको रोज याद करती थी। आज आखिरकार आप आ ही गए। अब कुछ भी हो हमारे बीच, लेकिन ये भी तो सच है ना कि रिश्ता है ही। और सेजल, ये तुम क्या कर रही थी पानी में? ओह, ये तो मैं कपड़े धो रही थी। ए जी, आप मारे से बात का ही ना करे। मैं थाने को पसंद नहीं। क्या बात करूं तुमसे? हाँ, तुम्हारे आधे सब तो मुझे समझ ही नहीं आते, पता नहीं क्या बोलती रहती हो। अरे बीन सा, बोली ना समझ पाते, मन की बात समझ जावे। मैं थारे को बहुत प्रेम करूँ सु। प्रेम मतलब प्यार? अच्छा। सेजल की बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेजल के ससुराल वालों का प्यार सेजल की तरफ देखते हुए उसके भाई की राय बदल जाती है। सेजल की सास अनुराधा सेजल को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। बहू, तू अपनी मनमाने करने लगे है बहुत। कितनी बार बोला है कि टाइम से खाना खाया कर। माँ, खाना भूल गई थी मैं। कभी तू अपने घर के काम भूलती है क्या? हर काम तो बराबर से करती है। अपनी गरीब बहन पर उसके ससुराल वालों का प्यार देखकर विक्रम तुरंत वहाँ से अपनी पत्नी के साथ चला जाता है और फिर कभी अपनी बहन के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता। ट्विंकल जो 16 साल की थी और उसका बॉयफ्रेंड सोनू 17 साल का था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और छोटी उम्र के बचपने में ही दोनों एक दूसरे से कम उम्र में सच्चा प्यार करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों स्कूल की छुट्टी के समय एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी ट्विंकल सोनू से कहती है, सोनू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रहना है, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ठीक हूँ, तो क्यों ना हम। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ माँ ट्विंकल, लेकिन अब मैं तुमसे शादी तो कर लूँ, लेकिन अब भी हम घर वालों को क्या बोलेंगे? वो तो हमें बहुत मारेंगे ना, तब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये कौन सा बोल रही हूँ कि तुम अपनी वाइफ बनाकर अपने घर लेकर जाओ। मुझे तो बस अपनी वाइफ ही बना लो और हम इसी तरह रोज स्कूल में मिलते रहेंगे ना। बाबू, मैं तुम्हारी बात कुछ अच्छे से समझा नहीं, जरा एक बार मुझे अच्छे से समझाना, क्या बोलना चाहती हो तुम? मेले बाबू, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्यों ना हम 7 फेरे ले ले, क्योंकि 7 फेरों को ही शादी कहते हैं ना। तो मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी ना। अगर ऐसा है तो हम कल ही 7 फेरे ले लेंगे और 7 फेरों वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हारे लिए वो सब करती हूँ जो एक बीवी करती है। याद है ना, मैंने तुम्हारे लिए उस दिन मैगी बनाकर लाई थी और तुम्हारे सारे दोस्त मेरे देवर हैं। हाँ माय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और एक काम करता हूँ,
मैं कल ही अपने दोस्तों को बुला लूंगा और तुम भी अपनी सहेलियों को बुला लेना। फिर हम 7 फेरे ले सकेंगे सबके सामने और तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मैं तो कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कल कब आएगा? अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं होता है। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, शाम को ट्यूशन में मिलेंगे और वहाँ पर कल की सारी तैयारी कर लेंगे। कल मैं वो वाली फ्रॉक पहन कर आऊंगी जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, कल मैं भी वो वाला ही निक्कर पहन लूंगा जिसमें हम पहली बार मिले थे और शाम को ट्यूशन में अपने सभी दोस्तों को ये वाली बात भी बता दूंगा। ठीक है ना? दोनों एक दूसरे से 7 फेरे लेने के लिए मान जाते हैं। शाम को जब दोनों ट्यूशन में मिलते हैं तो अपने सभी दोस्तों को अपने इस प्लान के बारे में बताते हैं। अगले दिन सभी लोग स्कूल के बाद घर में एक्स्ट्रा क्लास की बात कहकर एक पार्क में चले जाते हैं जहां कागज, गत्ते, लकड़ी से आग जलाते हैं और दोनों 7 फेरे ले लेते हैं। उसके बाद ट्विंकल को सोनू के सभी दोस्त 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड के नाम से ही बुलाते हैं और ये सुनकर ट्विंकल को बहुत ही अच्छा लगता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ट्विंकल अपनी सहेली स्वीटी से बात करते हुए कहती है, स्वीटी यार, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है और ये टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुझे कौन सी बात सता रही है? सोनू जीजू से लड़ाई हो गई है क्या? बता, मैं जाकर बात करती हूँ और बोलती हूँ कि ट्विंकल ने कल रात से खाना नहीं खाया है, तो वो खुद ही बात कर लेंगे तुझसे। नहीं, ये बात नहीं है, बात तो कोई और ही है जो मुझे इतनी टेंशन दे रही है। ये बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? बता मुझे, कोई मदद करूँ मैं। मैंने और सोनू ने ना कल किस की थी और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं माँ ना बन जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है जब होठ से होठ टकराते हैं तो बच्चा आ जाता है। अगर मम्मी को पता चल गया तो? यार, ये तो सच में बहुत टेंशन वाली बात है। इसके बारे में तो मुझे खुद ही कुछ नहीं पता। मैं तेरी मदद कैसे करूं? और अगर घर में पता चला तो तेरी तो बहुत पिटाई हो जाएगी। अब क्या करेगी तू? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। और अभी मैं और सोनू तो स्कूल में हैं, तो हम अभी बच्चे को कैसे पालेंगे? मुझे तो पता ही नहीं है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मम्मी पापा को तो 7 फेरों के बारे में पता भी नहीं है। तो एक काम करना, तू जाकर सोनू से ही बात करना, क्या पता उसे कुछ पता हो। स्वीटी की बात सुनकर शाम को ट्यूशन के समय ट्विंकल सोनू से मिलने जाती है और दोनों ट्यूशन बंक कर बाहर पार्क में बैठते हैं। तभी ट्विंकल रोते हुए सोनू से कहती है, सोनू, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब हम आगे क्या करेंगे? बच्चे को कैसे संभालेंगे? माँ? लेकिन कैसे? हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे बीच में उस दिन किस हुई थी ना, और मैंने सुना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ बन जाते हैं। अपनी मम्मी को क्या बोलूंगी घर पर? वो तो बहुत मारेंगी। अरे किससे माँ नहीं बनते पागल लड़की। चलो इतना तो मुझे पता ही है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों ने 7 फेरे तो ले ही लिए हैं, मतलब हमारी शादी तो हो ही गई। सोनू ट्विंकल को समझाकर चुप करवा देता है और ट्विंकल भी सोनू की बात समझ जाती है। उसके बाद दोनों वापस पहले की तरह ही रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय से दोनों में बहस होने लगती है। ऐसे ही एक दिन ट्विंकल सोनू से गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारा होमवर्क किया था, लेकिन तुमने वो वाली कॉपी श्रुति को दी थी। बस एक कॉपी ही तो दी है मैंने श्रुति को, और श्रुति मेरी दोस्त है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? तुम वापस से मेरा होमवर्क कर देना ना। तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड भी तो हो ना। अच्छा जी, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड मैं हूँ, लेकिन चॉकलेट तो तुमने उस दिन श्रुति को दी थी। वो तो उसका बर्थडे था, इसलिए दी थी चॉकलेट, और कुछ नहीं। तुम गलत समझ रही हो बेबी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जाओ उस श्रुति के पास और करवाओ उसका होमवर्क। इतना बोलकर ट्विंकल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ट्विंकल को अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त श्रुति से बहुत परेशानी थी और इस बात पर बहुत ज्यादा बहस भी होती रहती थी। धीरे धीरे बहस बढ़ने लग गई थी और इस बीच सोनू श्रुति के काफी नजदीक आ रहा था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। ट्विंकल और सोनू का अब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद ट्विंकल सोनू के लिए अपने हाथ से मैगी बना कर लेकर जाती है और लंच में सोनू के पास जाती है तो वहाँ ट्विंकल सोनू
और श्रुति को एक ही टिफिन में मैगी खाता हुआ देखकर ट्विंकल को बहुत बुरा लगता है और ट्विंकल कहती है, सोनू ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ तुम्हारे लिए मैगी बनाकर लाई हूँ और तुम्हें श्रुति के साथ बैठकर एक ही टिफिन में मैगी खा रहे हो। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया एक बार भी? ओ हेलो, तुम होती कौन हो मेरे सोनू पर चिल्लाने वाली? और सोनू की मर्जी, वो मैगी मेरे साथ एक ही टिफिन में खाए या अलग अलग टिफिन में खाए, तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे उससे क्या मतलब? मैं सोनू की 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ। अब तुम मुझे ये बताओगे कि मुझे इससे क्या मतलब है? अब कल की आई लड़की सोनू मुझे बोल रही है कि मैं कौन हूँ? हाँ तो क्या हुआ, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड ही तो हो ना, बीबी तो नहीं हो ना तुम सोनू की। तो इतना क्या उछल रही हो? जाकर क्लास में अपना होमवर्क करो, हमें परेशान मत करो अब तुम। सोनू तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ये इतनी देर से बकवास करे जा रही है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो इसे? बोलो ना और अपना मुंह बंद करवाओ इसका। ट्विंकल, मुंह श्रुति का नहीं तुम्हारा बंद करने की जरूरत है। और मैं अब तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं और श्रुति एक दूसरे से प्यार करते हैं अब। ये क्या बोल रहे हो तुम? ब्रेकअप? अरे हमने 7 फेरे लिए हैं। मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ, तो हमारा ब्रेकअप कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें मुझसे अलग होना ही है तो मुझे तलाक देना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे ओ निब्बी, ये कुछ नहीं होता है 7 फेरे वाली गर्लफ्रेंड। और सोनू अब तुमसे बात तक नहीं करने वाला है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि अब तुम उससे दूर ही रहो। मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता सोनू। ट्विंकल रोती रह जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड अब एक्स 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बनकर रह जाती है। गिन्नी का पति महेश एक जोमेटो कंपनी में काम करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। परिवार में महेश के बूढ़े पिता करणवीर रहा करते थे, जो कि अक्सर बीमार ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन आसपास के लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस महेश के आइडेंटिटी कार्ड से गिन्नी का फोन नंबर लेकर उसे ये सारी बातें बताती है। थोड़ी देर बाद महेश की लाश आती है और गिन्नी उसको देखते ही बुरी तरह से रोने लगती है और अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने लगती है। तभी उसके ससुर वहां पर आते हैं और उसकी मांग का सिंदूर पोंछ देते हैं और रोते हुए बोलते हैं, मत रो गिन्नी बहू, महेश बहुत मतलबी था, तभी हम दोनों को छोड़कर चला गया। पापा जी, अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी? ये क्यों चले गए मुझे छोड़कर? इन्होंने कहा था कि ये हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर आज इन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने लिए जिएगी तू और मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। इनको बोलो ना कि इन्होंने बहुत सो लिया, अब उठ जाए। ये उठते क्यों नहीं है? रो मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद महेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। घर की हालत दिन पर दिन बदतर होने लगती है। ऐसे ही एक दिन गिन्नी अपने ससुर से बोलती है, पापा जी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं महेश का काम करूँगा, जोमेटो कंपनी की गाड़ी चलाऊंगा। नहीं पापा जी, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, आप कोई काम नहीं करेंगे। जोमेटो में गाड़ी मैं चलाऊंगी। नहीं बहू, तू कैसी करेगी ये सब? मैं कर लूंगी पापा जी, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गिन्नी बाइक चलाना सीख लेती है, जिसके बाद वो जोमेटो कंपनी की गाड़ी चलाने लगती है और फूड डिलीवरी का काम करती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन गिन्नी किसी घर पर फूड डिलीवरी करने जाती है और वो कस्टमर को उसका पार्सल दे देती है। साथ ही गिन्नी उस लेडी कस्टमर से बोलती है, मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अगर इतनी ही प्यास लगी है तो घर से पानी लेकर निकला करो ना, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मैडम जी, पानी नहीं देना तो मत दीजिए, आपकी मर्जी है, मगर कम से कम ऐसे 4 बातें तो मत सुनाइए, मेरी भी कोई इज्जत है। दिख रहा है तुम्हारी इज्जत पता नहीं कहां कहां जाती है। जी, मेरा काम आपको पार्सल देने का था, जो हो गया। बाकी मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। और इस तड़पती धूप में प्यास से बेहाल वो एक पेड़ के नीचे बाइक लगाकर उतर जाती है और जैसे ही वो प्यास से बेहोश होने लगती है,
तभी वहाँ पर एक मयंक नाम का लड़का आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पानी पिलाता है और थोड़ा सा पानी गिन्नी के मुंह पर भी छिड़क देता है, जिसके बाद वो गिन्नी से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम बेहोश पड़ी थी तो मैं तुम्हें यहाँ उठाकर ले आया। हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। थोड़ा अपना भी ध्यान रखो। अगर मैं ठीक रहूंगी तो मेरे घर वाले भी ठीक रहेंगे। और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, वरना आज के टाइम पर तो कोई किसी की मदद करके राजी ही नहीं है। जी ये इंसानियत थी, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। आप कहीं तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? जी नहीं, आपने इतना कर दिया वही बहुत है। वो तो मैं बस प्यास की वजह से बेहोश हो गई थी। मेरे पास बाइक है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, इसे अपने साथ रखो, प्यास लगे तो पी लेना, ओके? गिन्नी वहाँ से अपनी बाइक उठाकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और गिन्नी बहुत मेहनत करती है और धीरे धीरे गिन्नी के घर की आर्थिक हालत भी ठीक होने लगती है और गिन्नी के ससुर भी उसकी मदद करते हैं। साथ ही गिन्नी बाहर का काम करती है तो करणवीर घर के सारे काम खुद ही कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन गिन्नी एक कस्टमर को फूड डिलीवरी करने जाती है और जैसे ही वो दरवाजा नॉक करती है तो वहाँ मयंक गेट खोलता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी मयंक गिन्नी से बोलता है, अरे तुम अंदर आओ ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, फिर कभी, आज मुझे बहुत काम है। प्लीज यार एक बार आओ ना घर में। अच्छा ठीक है। कुछ देर तक दोनों यूं ही बातें करते हैं और फिर एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है और मयंक किसी न किसी बहाने से गिन्नी से मिलना शुरू कर देता है। मयंक गिन्नी के घर जाता है जहां करणवीर उसे देखकर बोलता है, बेटा जी आप कौन? नमस्ते अंकल जी, वो मैं गिन्नी का दोस्त हूँ और आपकी गिन्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो क्या आप आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? तुम क्या जानते हो गिन्नी के बारे में? सब जानता हूँ और मुझे उसके पास से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी बस मेरी माँ है जो कि अभी आती ही होंगी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ मयंक की माँ प्रेरणा देवी आती है। सभी बैठकर बातें करते हैं और कुछ ही समय में गिन्नी वहाँ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और उन दोनों को दे देती है। घर में महेश की तस्वीर पर फूलों की माला देखकर प्रेरणा बोलती है, जी तस्वीर में कौन है? जी ये मेरा बेटा महेश है, गिन्नी का पति। क्या ये लड़की एक विधवा है और हमारा लड़का अभी कुंवारा है और एक विधवा से उसकी शादी? ये कभी नहीं हो सकती और मेरे जीते जी तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। माँ शादी तो मैं गिन्नी से ही करूँगा। अरे जो औरत अपने पति को पहले ही खा चुकी है तो तू क्यों उसके हाथों की बलि चढ़ना चाहता है? अरे ये औरत डायन है, डायन। तू भी नहीं बचेगा और तेरी इससे शादी हरगिज नहीं हो सकती, मैं कह देती हूँ। हाँ माँ मैं नहीं मानता ये सब, मैं गिन्नी से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यही मेरा पहला और आखिरी फैसला है। हाँ मैं भी देखती हूँ तू कैसे करता है इससे शादी। प्रेरणा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मयंक आए दिन अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। इसीलिए मयंक अपनी माँ को बिना बताए गिन्नी से मंदिर में शादी कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। दोनों को इस तरह देखकर प्रेरणा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है, रुक जाओ तुम दोनों, अब एक भी कदम आगे मत रखना और अगर ये लड़की इस घर के अंदर आई ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझ गया? माँ आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि अगर आप गिन्नी की जगह होती या फिर गिन्नी के साथ जो हुआ वो आपके साथ होता तो आप क्या करती? बेटा मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को लेकर मेरे भी उसकी शादी के बहुत अरमान हैं, लेकिन तूने तो सब चीजों पर पानी ही फेर दिया। माँ एक बार गिन्नी को अपना कर तो देखो, और कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा गलती औरत की ही होती है? माँ जी एक बार मुझे बहू के रूप में स्वीकार करके तो देखिए, मैं आपका और आपके परिवार का पूरा ख्याल रखूंगी। गिन्नी की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों का घर में स्वागत करती है। साथ ही गिन्नी को भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है।
जिसके बाद गिन्नी एक आदर्श बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है और अपनी सास का दिल भी जीत लेती है। फिर अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जोमेटो वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।